नमस्कार दोस्तों, शराबी सोमेश। ईश्वर की कृपा है, फेलोशिप का साथ है। आज भी शराब के जहरीले जानलेवा घुट से दूर हूँ। पीने का कोई विचार नहीं है दोस्तों। ये विचार पहले 24 घंटे दिल और दिमाग में रहता था, आखिरी के सालों में। और इसकी शुरुआत उस जहरीले घूंट से हुई थी जो मैंने फेलोशिप में आने से पहले 23 साल पहले शुरू की थी। तो सबसे पहले तो प्रेरणा को थी बूंदी ग्रुप का बहुत बहुत आभार है। और इस ग्रुप को मैं शुरू से ही देखा हूँ। शुरू से मतलब सबसे पहले मेरी ऑनलाइन मीटिंग रात के 9 बजे वाली इसी ग्रुप में ही हुई थी। वो भी 2021 में हुई थी। जब मुझे जयपुर में मैं एडमिट हुआ था तो मुझे एक डॉक्टर साहब ने बोला था कि इस भाई से बात कर लो। उस भाई ने बोला, यार ये ग्रुप में जुड़ जाओ आप। और इसमें मैं बीच में जुड़ा था 9:30 10 बजे करीब। और उसमें मैं शराबी वो शराबी बोल रहे थे तो मैं बाहर आ गया था, ये क्या यार ये सब है। तो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को कुछ भी। और वो बाहर आ गया, उसके बाद 1 साल बाद फिर लुट पिट के वापस हॉस्पिटल गया, एडमिट हुआ। खैर, वो अलग चीज है, लेकिन बहुत बहुत आभार है यार फेलोशिप का। और ये नहीं बचाया है। और आज का जो टॉपिक मेरे को जो आप भाई ने दिया है, वी एग्नोस्टिक, मैं अज्ञेयवादी या हम अज्ञेयवादी। ये वी का जो शब्द यूज किया है वो बेसिकली हमारे वी एग्नोस्टिक ये चैप्टर जो है बिग बुक में चैप्टर 4 है। पेज नंबर 44 से 57 है। और इसका और ज्यादा रूप निखर के आया है 12/12 में। जिसे हम स्टेप 2 के रूप में देखते हैं पेज 25 से 33। आमतौर पे मैं पेज नंबर बोलता नहीं, इसलिए शुरू में बता दिया भाई, जो भी है इस पेज के बीच में से ही होगा मेरा। लेकिन ये है क्या एक्चुअली? वी तो पता ही है हमको कि वो जो 100 शराबी जिन्होंने शराबियत के ऊपर ये किताब लिखी थी, एल्कोहलिक्स एनोनिमस, वो लोग अपने आप को वी से संबोधित करते थे। तो जब मैंने पढ़ा कि वी वो एग्नोस्टिक थे, तो मुझे लगा कि मैं कौन हूँ, वो मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं इस चैप्टर तक आने से पहले की जो मेरी जर्नी है, जो इस किताब के माध्यम से भी बताई गई है, उसमें थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना विवरण दूंगा कि सोमेश यहाँ तक आया कैसे, इस कदम तक पहुंचा कैसे, क्या शुरुआत थी इसकी। तो दोस्तों, जो मैंने बताया आपको, 23 साल पहले शराब पी थी, बहुत ही मजे से पी थी और बहुत ही गर्व से पी थी। न्यू ईयर 2000 मिलेनियम पार्टी थी, मैं भुसावल में था। भुसावल में बहुत बड़ा एक बगीचा गार्डन था, वहां पे दारू पी थी खूब मजे से। लेकिन पीने के बाद होश आवास खो दिया था मैंने पहली बार ही रात को। उस समय एसटीडी बूथ हुआ करते थे, मैं एसटीडी बूथ की तरफ भागा था रात को 12 बजे के बाद। अरे मम्मी मैंने शराब पी ली, अरे मम्मी मैं क्या कर दिया। और वो खैर अलग हो गया था किस्सा। फिर उसके बाद बार बार ऐसे किस्से होते गए लाइफ में, और मैं उसको नजरअंदाज करता गया। लेकिन आखिरी के सालों में जब मैं बॉम्बे रहता था, वहां पे दोस्तों शराब इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मुझे वो डॉक्टर ओपिनियन का जो है आरआईडी, रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट, इसके बाद वो एक विषैला चक्र जो बताते हैं ना, एल्कोहलिक साइकिल, उसके बारे में चर्चा करते हैं, वो मुझे कनेक्शन बहुत बैठा। कि भाई मैं जाता था ऑफिस, और शाम को जब घर लौटने का समय होता था, अंधेरी से जाता था चर्च गेट। चर्च गेट से पहले मैं सांता क्रूज जाता था, उससे पहले मैं अंधेरी के अंधेरी में जॉब करता था। तो जब अंधेरी के अंधेरी में था तो ज्यादा मौका मिलता नहीं था मुझे पीने का। कभी कभी पी लेता था मैं, और उस समय इतना भी होता भी नहीं था मेरे को। लेकिन यार जैसे ही मैं वहां से अपने आप को रिलोकेट किया मैंने प्रभा देवी में, और अंधेरी से प्रभा देवी लोकल ट्रेन में जाना मतलब एकदम बीच में स्टेशन आता है, वो ना तो बड़ा स्टेशन कोई होता है, वो छोटा लोकल ट्रेन जो स्लो चलती है, उसमें बीच में घुस के जाना पड़ता था। और वो देखता था मैं, यार क्या रूटीन है यार, ये ऐसा कैसा रूटीन हो गया। और पहले मैं मस्त अकेला अपने साइटों पे घूमता था, और यहाँ पे आके मुझे लगा यार ये तो फिर गलत बात है यार, मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, परिवार पाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और मैं अभी इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। तो क्या अपनी जिंदगी जीने के लिए दो घूंट भी नहीं पी सकता क्या अच्छे से? और वो अच्छे से ऐसा चालू हुआ यार, वो बार अड़ी रेस्टोरेंट मेरा दूसरा घर बन गया। धीरे धीरे पीता रहा पीता रहा। और क्यों पीता था मैं? वो सेंस ऑफ पीस और कंफर्ट, वो आराम और एक शांति चाहने के लिए, जो मुझे लगता था कि थोड़ी सी ड्रिंक पी लूंगा। फिर वहां से और ऑफिस शिफ्ट हो गया, और वो ऑफिस शिफ्ट होके मेरा चर्च गेट चला गया। शिफ्ट मतलब नौकरी छूट गई, नौकरी की छुट्टी, वार्निंग्स मिली थी, धक्के लगे थे, झटके लगे थे दारू पी के। बॉस ने समझाया, एचआर ने समझाया, ड्राइवर से हाथापाई हो गई। क्या क्या नहीं किया मैंने उस कंपनी में। और उस कंपनी में बहुत अच्छा नाम था मेरा। तो वहां से मुझे लगा कि यार ये तो मुझे खुद ही गिल्ट आ गया कि भैया। और फिर दूसरी कंपनी जो और बड़ी मिली मुझे कंपनी,
वो वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी मानी जाती है भारत में। तो वहां पे गया, मैं कोलाबा में गया। अरे बांछें खिल गई मेरी। लेकिन यार मैंने इंटरव्यू अटेंड किया, उसके बाहर निकलती सबसे पहले मैंने देखा वाइन शॉप नियर मी कहाँ है, कहाँ का वाइन शॉप है। और जब मैंने ज्वाइन किया 1 महीने बाद, एक एक वाइन शॉप को मैं चेक करता रहा कि कौन सा अड्डा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। यार शाम को जाने वाला सोमेश वहां पे वाइन शॉप में जाता था थोड़ी थोड़ी लेने, कि यार थक गया, आज बहुत थक गया मैं। कुछ नहीं, ऐसे ही मन का मेरा तंत्र, मेरा जो बुद्धि मुझे बोलती थी, सेल्फ विल, थोड़ा सा पी ले यार, आज बहुत थक गया। आज बॉस ने कुछ कह दिया, अरे आज बैंक वाले का फोन आ गया, अरे भाई वाइफ ने कुछ ऐसा बोल दिया, मम्मी पापा ने बात ऐसी ही कर दी, सोमेश तेरे को आराम चाहिए थोड़ा। तो वो आराम करने के लिए जाता था मैं, कि थोड़ा मोर बन के नाचेंगे, क्योंकि थोड़ी पीने के बाद मुझे बहुत अच्छे से गजलें निकलती थी, गायकी निकलती थी, और पता नहीं क्या क्या निकलता था। तो वो लेने जाता था मैं। बाद में वो यार वो जो थोड़ी सी ड्रिंक्स थी, वो फिनोमिनन ऑफ क्रेविंग में बदल गई। तीव्र लालसा जिसे कहते हैं, वो मेरी चालू हो गई थी। और उसके बीच में मैं फिर मोर एंड मोर की शुरुआत में फंस गया, जिसमें मेरी मानसिक खिंचाव के साथ साथ फिजिकल एलर्जी भी चालू हो गई। और ये फिनोमिनन ऑफ क्रेविंग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो ऐसी घटना है जो कभी भी घट जाती थी। पहले शाम को घटती थी, फिर रात को घटती थी, और बाद में सुबह भी घटती थी, और फिर उसके बाद 24 घंटे की घटना हो गई। वो कभी भी घट जाती थी, कभी भी हरी बत्ती जल जाती थी, और वो लाल होती नहीं थी। तो ये तकलीफ हो गई थी बाद में, जो मुझे आपने बताया इस चैप्टर के माध्यम से, कि भाई मैं बार बार दोहरा रहा था। लेकिन वो फिर जब सुबह उठता था अगले दिन, तो मैं गिल्ट में रहता था। अरे यार कल वो सब्जी वाले दादर पे मैं ठेले वाले से क्या बात कर रहा था, अरे मैं 2 घंटा वहां क्या किया, अरे मेरी शर्ट पे कीचड़ कैसे लग गया। एक दिन तो ऐसा हो गया, मैं चकाला पे रोड के साइड में सो रहा था, सुबह उठे कपड़े झाड़े, पास में कुत्ता लेटा हुआ था, मैं उठ के घर गया यार। और फिर नहा धो के, चलो किसी ने देखा नहीं, शेव वेव करके मुंह धो के वॉश ब्रश करके ऑफिस चला गया। तो ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि वो मोर एंड मोर जो है ना, मुझे पछतावे में लाती थी। मैं दिन भर पछताता रहता था, दिन भर पछताता रहता था, यार ये क्या कर दिया यार, फोन उठाने का मन नहीं होता था। और क्या होता था, फिर वापस दोबारा मैं पीने के लिए, नहीं पीने के लिए दृढ़ दृढ़ संकल्प लेता था। और वो दृढ़ संकल्प मेरा शाम को 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे कभी भी टूट जाता था, घटना हो जाती थी वो। वही तो फिनोमिनन है। कोई प्रोसेस नहीं है कि हैप्पी आवर्स बोले तो 8 से 10, वो हैप्पी आवर्स मेरे थे ही नहीं, मेरे कभी भी हैप्पी आवर्स चालू हो जाते थे। उसी को डिफरेंस है वो प्रोसेस और फिनोमिनन में। क्योंकि प्रोसेस क्या होता है भाई, साबुन की बट्टी बनानी है तो साबुन का वो केमिकल बनाएंगे, उसको सुखाएंगे, सुखा के उसको ठप्पा लगाएंगे, काटेंगे, पैकेजिंग करेंगे, निकालेंगे, सेल्स करेंगे, रिटेल शॉप पे जाएगा। ये प्रोसेस होता है भैया। मेरा प्रोसेस नहीं था, वो घटना थी, फिनोमिनन था। यही डिफरेंस है। मुझे प्रोसेस में आना है, कार्य ऐसे करूं कि एक क्रमबद्ध बद्ध बन जाऊं, मैं तो कार्यक्रम बन जाएगा मेरा, उसमें आना था, यही मेरा प्रोग्राम बताता है। उस समय तो कुछ पता ही नहीं था। उस समय तो ये भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में। दोबारा दृढ़ संकल्प लेने के बाद बार बार मैं वही अल्कोहलिक साइकिल में घुसता चला गया था, उस विष चक्र में घूमता था, घूमता था। नौकरियां बदल रही थी, क्या नाम है इसका, बॉम्बे छूट गया मेरा, मेरी वाइफ की कॉर्पोरेट जॉब छूट गई, बच्चे हायर एजुकेशन में डिग्रेड हो गए, पढ़ाई अच्छी चल रही थी उनकी, पढ़ाइयाँ खत्म हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। सबको पता था, मेरे को नहीं पता था। मैं मानता ही नहीं था यार। मैं मानता ही नहीं था कि ये शराब के कारण हो रहा है। और यदि मैंने सुबह मान भी लिया तो दोपहर को मानसिक ऑब्सेशन जैसे ही आता था ना यार, मेरे सामने कोई व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, उस समय मैं उसको नहीं देखता था। क्यों? क्योंकि मैं मानसिक खिंचाव के सामने दौड़ा चला जाता था, और उन सब से मैं युद्ध स्तर पे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता था। आ जाओ मेरे सामने, जो आएगा, कोई नहीं बचेगा, मुझे पीनी है मतलब पीनी है। तो यार वो पीने के जो मानसिक खिंचाव हो गया या फिजिकल एलर्जी हो गई, जैसे मैं फिनोमिनन ऑफ क्रेविंग डॉक्टर ओपिनियन में बताया मुझे डॉक्टर साहब ने, वो मुझे बहुत कनेक्ट हुआ। और इससे दूर रहने का समाधान क्या था? इससे दूर रहने का समाधान था साइकिक चेंज। वो कैसे आएगा? वो साइकिक चेंज जो था, पूर्ण परिवर्तन, वो था उसमें जो मेरे 3 पर्टिनेंट आइडिया जो दिए गए हैं, है ना, 3 पर्टिनेंट आइडिया जो दिए गए हैं उसमें था कि भाई मैं एक शराबी हूँ, अपना जीवन अस्त व्यस्त हो गया, नहीं संभाल सकता हूँ, कोई भी मानवीय शक्ति मेरे शराबीपन को दूर नहीं कर सकती, और ईश्वर ही कर सकते हैं, और करेंगे अगर उन्हें करने दो तो। लेकिन दोस्तों, ये जो साइकिक चेंज लाने के लिए, 3 पर्टिनेंट आइडिया तक आने के लिए, एक बीच में एक महत्वपूर्ण कदम आता है, वो है स्टेप 1।
और वो स्टेप वन किसने कराया? मैंने आपको बताया तो 2021 में मैं आया था, लेकिन मैं आधी मीटिंग में 5-10 मिनट में भी बाहर निकल गया था। फिर मैंने जुड़ा ही नहीं। फिर मेरे को लगा मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मैं कर लूंगा मैनेज, यार अब हो जाएगा। फिर एक साल बाद टूट के वापस बिखर के मैं, जब मैंने बॉम्बे से छोड़ा जो जयपुर में आया, जयपुर में भी जॉब नहीं चली मेरी। इतनी आलीशान जॉब थी मेरी, बहुत बढ़िया जगह जॉब लगी थी। पापा और मैं साथ में जाते थे, घर का डिब्बा लेके जाता था। सो मैं 25 साल बाद अपने घर से खाना लेके अपने ही गांव में नौकरी कर रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। 2 महीने बाद हाथ में दारू आ गई। पापा को बोला आप बैठो, मैं चलाऊंगा ड्राइवर, मैं बन जाऊंगा, मैं खुद ही गाड़ी चलाऊंगा, मैं खुद ही जाऊंगा। आपको आने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये जो पहले कदम की शुरुआत हो चुकी थी, वहां से मुझे उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। फिर मैं गिरा पड़ा, दारू पी के एक्सीडेंट करवा लिए। वाइफ मेरे रिहैब सेंटर ढूंढ रही है। मेरे साड़ू भाई जो मेरी वाइफ के सिस्टर के हस्बैंड थे, वो आके समझा रहे हैं, सोमेश जी बच्चे बड़े हो रहे हैं, ध्यान दो। सोमेश जी माँ बाप दोनों बूढ़े हो गए हैं, दोनों के बाईपास हो चुकी है, दोनों अभी सीनियर सिटीजन बन गए हैं, थोड़ा ध्यान दो। सुमेश जी अपने हेल्थ पे ध्यान दो। अरे क्या करे सुमेश, खून निकल रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि शराब कहाँ छुपा के रखी है। तो यार ये जो शराब थी ना, उस समय बचना चाह रहा था लेकिन बच नहीं पा रहा। कसमें खाता था लेकिन फिर तोड़ देता था। तो वो जो स्टेप जो था मेरा वन, कि मैं शक्तिहीन हूँ, वो कब हुआ? जब मैं पहली बार आपसे जुड़ा, मतलब मैं जब वापस से डॉक्टर के से मिलना आया एक साल बाद, और उन्होंने बोला अपना टेस्ट करा लो, ये करा लो, क्योंकि मैं उस समय भी लड़ झगड़ के ऑलमोस्ट रॉक बॉटम हिट हो गया था मेरा, लेकिन मैं मान नहीं रहा था। उस चीज को मैं रॉक बॉटम नहीं मान रहा था। मैं और खोदने की कोशिश कर रहा था और जाऊंगा नीचे। लेकिन उस समय पर्टिकुलर डे के दिन मैंने मान ली थी मैं शक्तिहीन हूँ। और मैंने माना। तो मैं करीब 5 महीने, 4 महीने या 5 महीने तक बचा रहा। तो उसने मेरे को एडमिट किया, डिटॉक्सिकेशन कराया। तब पहली बार एक भाई आए हॉस्पिटल में और उन्होंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर ओपिनियन पढ़ा, यही जो मैंने आपको बताया, RID, सेंस ऑफ ईज एंड कंफर्ट, फ्यू ड्रिंक्स, फिनोमिनन ऑफ क्रेविंग, मोर एंड मोर। उन्होंने पढ़ाया यार, मेरे को लगा ये तो सही बोल रहा है, ऐसे ही होता है मेरे साथ। फिर उन्होंने बिल की स्टोरी पढ़ाई, मेरे को हाँ यार ये भी मेरे साथ मैच हो रही है। और उसमें जब उन्होंने एक लाइन बोली जो एबिन एबिल से कही थी कि तुम अपनी समझ का ईश्वर को नहीं चुनते, वो जब उन्होंने बोला उन्होंने, तो मैं वहीं रुक गया। बोला अरे यार ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों उसमें मैं बाद में आऊंगा, पहले तो स्टेप वन से स्टार्ट किया था मैंने आपको। वो टूटने का जो कारण था, मैं स्टेप वन नहीं ले पाया था। जो वो भाई पढ़ा रहे थे ना, मैं उनकी बात सुन रहा था, सुन के समझ भी रहा था, समझ के मान भी रहा था, लेकिन अपना नहीं रहा था। कैसे? मैं बाहर निकला, डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर साहब 10 दिन हो गए, डिस्चार्ज दे दो अब, मेरी नौकरी चले जाएगी और मेडिकल सर्टिफिकेट भी दे देना, नहीं तो मेरी सैलरी कट जाएगी। डॉक्टर साहब बोले भाई प्रोग्राम कर ले। बोला सर प्रोग्राम वगैरह सब हो जाएगा, आप मुझे दे दो, मैं कर लूंगा। वहाँ पे नडियाड जा रहा हूँ, वहां से आनंद पास में ही है, आनंद में फिजिकल होती है, वहाँ कर लूंगा। अहमदाबाद दूर था वहां से। तो बोला ठीक है जैसी तेरी इच्छा। मैं गया दोस्तों, थोड़े दिन में मेरे को फिर कॉन्फिडेंस आ गया, ऑफिस वालों ने कॉन्फिडेंस ला दिया। अब वो ये ना बी पार्ट जो है इसका, कोई भी मानवीय शक्ति मुझे शराबीपन से दूर नहीं रख सकती। सही बात है। मुझे जो अपना एग्नोस्टिक चैप्टर में लिखा है कि कंट्रोल नहीं होता, स्टॉप भी नहीं होता, ना तो मैं रोक सकता हूँ ना ही मैं कंट्रोल करके पी सकता हूँ। तो मेरे ऑफिस वालों ने समझाया। फिर वहां पे मैं, बॉम्बे में भी बहुत बड़े हॉस्पिटल है अंधेरी में, वहां पे मैं गया, उन्होंने भी समझाया। अलग अलग तरीके से समझाया सब लोगों ने। लेकिन मैं शराबी कहाँ मानने वाला था कि मेरी शक्ति ही नहीं। और फिर एक्चुअली तकलीफ कहाँ आ गई, जब मैं फेलोशिप से जुड़ के AA से जुड़ गया, और AA से जुड़ते हुए मैं मीटिंग भी कर रहा था, और चौथे महीने में होली भी खरी मैंने, सोबर होली। सब पी रहे हैं, मैं नहीं पी रहा हूँ, उनके सामने मैं बैठ रहा हूँ और दिखा रहा हूँ देखो मैं नहीं पी रहा हूँ, तुम पी रहे हो। तो वो क्या था दोस्तों, वो जो समय था, उस समय मैं स्लिपरी पीपल स्लिपरी प्लेसेस के बीच में बैठा हुआ था। मुझे बोला भी गया था कि दूर रहना, लेकिन मैं अपनी शान में था भाई। सोमेश को अपना सेल्फ सेंटर्डनेस दिखाना था वहां पे कि देखो मैं बदल गया हूँ। और वो उल्टा काम कर गया। थोड़े समय बाद जब घर पे कुछ उथल पुथल हुई, मेरे माँ बाप ने मेरे वाइफ और बच्चों को घर से निकाल दिया। और एक मेरी वाइफ और बच्चे रेंट पे रहने चले गए। रेंट पे जब बच्चे का एग्जाम था यार, उसका वो एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, और वो एंट्रेंस की तैयारी तो छोड़ो, वो 12th में उसके नंबर अच्छे नहीं आए। अब वो ऐसी स्थिति में वो किराए पे घर पे रह रहे हैं, सामान बंधा हुआ है, और मैं इधर हाथ में दारू लेके बैठा हूँ। 2 महीने खूब दारू ने मुझे धूल चटाई।
और उसके बाद मैं मरने चला गया क्योंकि मेरे से जिंदगी नहीं संभल रही थी। अब मुझे लग रहा था यार ये फेलोशिप जिसने मुझे बचा के रखा था 4-5 महीने, और मैं उसके साथ भी नहीं जी पा रहा था, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। तो सोमेश, तेरे को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, अपने पेरेंट्स के आज्ञाकारी पुत्र नहीं बन पा रहा है, अपने वाइफ का एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पा रहा है, तो किसी काम का नहीं है। तेरे नौकरी वालों से तूने झगड़े कर लिए, तकलीफें दे दी उनको। रात रात को मैं दारू पी के घूमने निकलता था साइड पे, और तकलीफें देता था लोगों को। ये सब करते हुए मुझे लगा यार ये तो इंसेनिटी है यार, ये नहीं बच पाऊंगा मैं अब। तो मैं मरने चला गया। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ कि मैं मर भी नहीं पाया। 5 मई को मैं रेलवे ट्रैक पे था रात को, वाइफ को वीडियो कॉल करके दिखा रहा हूँ, देख ट्रेन आ रही है, मैं जा रहा हूँ, ओके बाय। और रो रही है बेचारी, मत कर मत कर मत कर। ऑफिस वाले उसको फोन कर रहे हैं, मेरे को ढूंढ रहे हैं, वो बाहर प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे हैं। मैं शाना स्मार्ट शराबी पीछे से कूद के आया, जो अपने आप को और मैं मान रहा हूँ कि शाबाश सोमेश, क्या स्मार्ट है तू। तब तेरे को आगे ढूंढ रहे हैं पुलिस वगैरह सब। थोड़ी देर में 4 ट्रेनें निकल गई, मेरी मरने की हिम्मत नहीं हुई यार, फट गई थी। फिर मैं बाहर आया, वापस बोला कि भाई मुझे ले जाओ। तो ये जो बी पार्ट है ना, ए और बी पार्ट, वो दोनों मैं देख चुका था। अब ये सी पार्ट जो था ना, ये पर्टिनेंट आइडिया का, कोई भी मतलब ये ईश्वर ही कर सकते हैं और करेंगे अगर मैं उन्हें करने दूं। ये जो मेरा मिसिंग लिंक था, ये मिसिंग लिंक मुझे अब मेरे को मिला। कब? ये जो 3 पर्टिनेंट आइडिया जो मैंने बताया आपको, साइकिक चेंज कैसे हुआ, 3 पर्टिनेंट आइडिया से हुआ। लेकिन कब हुआ? जब मैंने 100% अपना स्टेप 1 किया। तो वो करने के बाद ही मैं सी पॉइंट पे आया कि हाँ ईश्वर ही कर सकते और करेंगे। वो कब आया? जब मैं टूट के बिखर गया था, सरेंडर कर दिया था 100% अपने आप को ईश्वर के सामने, कि प्रभु मेरे से मेरी जिंदगी नहीं समझ रही, तो आप संभालो। अब आप संभालो, ये बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी मुझे। लेकिन ये मैंने 100% होने के बाद आपको देख के किया, खुद से नहीं किया मैंने। जैसे मुझे पहले मेरी वाइफ लेके गई थी फेलोशिप में, ए में, खुद मेरी वाइफ बाहर बैठी थी, मैं मीटिंग के अंदर बैठा था। लेकिन इस बार वापस मैं 6 महीने बाद जब गया, 6 तारीख को मैं जयपुर जा रहा था, उस समय भी दारू पी ली थी मैंने, पीते पीते जा रहा था। मेरी बोतल हाथ से छीन के फेंकी गई थी, और वो फेंक के रात को 1 बजे मुझे जयपुर छोड़ा। और जब जयपुर छोड़ा दोस्तों, तब मेरे को और एक ऐसी सेल्फ पिटी की भावना आई, डिप्रेशन हीनता की भावना आई, आत्महीनता की, कि मैं अपने जयपुर में, अपने गांव में, मुझे पता नहीं मेरा परिवार कहाँ रह रहा है, वो किराए के कौन से घर में रह रहे हैं मुझे नहीं पता। मैंने वाइफ से लोकेशन मांगी, लोकेशन शेयर करी, रात को 1 बजे मैं घर पहुंचा। और वो 2 लोग आए थे मुझे यार अपने ऑफिस से घर छोड़ने। ये ले पकड़ो मैडम, ये रेलवे ट्रैक पे पड़े हुए थे, हमने उठा के लेकर आए। तो वो जो समय था ना यार, मैं अपनी वाइफ को देखूं, 2 बच्चे खड़े थे साइड में, बड़े हो गए थे, और एक कमरे में जो सामान था वो पैक पड़ा हुआ था, पर्दे लगे नहीं थे। पूजा का रूम, वैसे एक पूजा का रूम था जो उसने सेट कर रखा था, बाकी कुछ भी नहीं था घर में। तब मेरी हालत ऐसी हो गई थी यार, ये क्या कर लिया मैंने। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाएगा। एक हंसता खेलता सोमेश, सेल्फ कॉन्फिडेंस सोमेश, ऐसा टूट के बिखर जाएगा। और खुद तो बिखरेगा ही, पूरे परिवार को बिखेर देगा। ऐसी क्या कमी थी जो मैं नहीं कर पा रहा था? कमी वही थी दोस्तों, ये जो चैप्टर आज टॉपिक है हमारा, वहां तक आया मैं। जब ये मैंने शुरू किया तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मैं हूं कौन। क्योंकि भाई मेरे जब आपसे मिला ना, मैं आपसे मिला, तो मुझे ये देखा कि मैंने, कि आपने जो 3 पर्टिनेंट आइडिया का जो तीसरा पार्ट है, कि भाई ये एक संपर्क बनाना पड़ेगा, जो मिसिंग लिंक है उससे लिंक जोड़ना पड़ेगा ईश्वर से। तो ये संपर्क कैसे बनाऊं मैं, कैसे मैं ढूंढूं इस हायर पावर को? लेकिन इस प्रश्न से पहले, ये आखिरी प्रश्न था, मैं सीधा इस पे कूद गया था। फिर बाद में मैंने देखा कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मीटिंग में हाथ जोड़ते थे, मुझसे हाथ भी नहीं जुड़ते थे। लेकिन जैसे वो 100% हुआ ना, मैं सबसे पहले घुटने के बल बैठ के ईश्वर से प्रार्थना करी, प्रभु मेरी जिंदगी नहीं संभल रही, आप संभालो। मुझे लगता है मेरे अंदर, मेरे को स्पॉन्सर नहीं मिला, इसलिए मेरा स्लिप हुआ। आप एक स्पॉन्सर दिलाओ प्रभु। तो वो साइड बाई साइड 1-2 हफ्ते में स्पॉन्सर मिल गए थे मुझे। जयपुर में पड़ा हुआ था किराए के घर पे, नौकरी नहीं थी, थोड़ा बहुत पैसा था वो जा रहा था खर्चों में, और बाद में पैसे भी खत्म हो गए थे। तो मैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, स्पिरिचुअल रूप से, सोशल रूप से, सब रूप से टूट चुका था, बिखर चुका था। वो ऐसी हालत थी उस समय पहले महीने में, जैसे भाई शेयर कर रहे थे थोड़ी देर पहले। मैं और भी बुरी स्थिति में था, क्योंकि मैं 45 की उम्र में आया था। अब मेरे पास लग रहा था कि कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में करने को।
हायर मैनेजमेंट लेवल पे था मैं। मिडिल मैनेजमेंट जूनियर लेवल पे होता ना तो जॉब की बहुत वैकेंसीज मिलती हैं, हायर लेवल पे जाके नहीं मिलती है। मेरे माइंड में वो चल रहा था, कैसे पालन होगा बच्चों का। तो जब मैंने देखा कि मैं हायर पावर को कैसे ढूंढूं, उससे पहले मैंने इस बात की कोशिश करी देखने की मैं हूं कौन, कौन सी कैटेगरी में हूं मैं। कौन सी कैटेगरी मतलब ईश्वर वाली कैटेगरी जो बोलते हैं वो। चार कैटेगरियां बताई गई है हमारे इसमें दोस्तों। एक होता है आस्तिक, जो बिलीवर होता है। एक होता है नास्तिक, जो बिल्कुल नहीं मानता ईश्वर है ही नहीं। आस्तिक मतलब दिन भर पूजा पाठ करना, भगवान का ध्यान लगाना। मेरे हिसाब से ऐसा बोल रहा हूं मैं, सबके हिसाब से कुछ और होगा। और तीसरा होता है फॉर्मर बिलीवर, कि भाई पहले मानते थे लेकिन अब नहीं मानते। तो फॉर्मर बिलीवर मैं था। और चौथी कैटेगरी आती है एग्नोस्टिक की, अज्ञेयवादी। कि है क्या नहीं पता नहीं। एग्नोस्टिक को यदि मैं ब्रेकअप ब्रेकअप करूं मैं, एग मतलब बिना, नोस्टिक मतलब जानकारी के। तो जानकारी नहीं है भाई, मुझे नहीं पता कहाँ रहता है वो, कौन है वो, कहाँ मिलेगा। तो वो उस कैटेगरी में मैं, जब मैं जयपुर था तब उस कैटेगरी में था। वहां से मैं, और वो उससे पहले जो मैं कह रहा हूँ फॉर्मर बिलीवर, कि मैं पहले मानता था। वो पहले जब मानता था ना मैं, वो करीब 15 से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। 15 से 20 साल पहले मैंने संधि विच्छेद कर लिया था, भगवान से दूरी बढ़ा ली थी। उसके पीछे मेरे बचपन की कुछ कहानी थी, जैसे कि मैं बताऊं आपको कि भाई जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी पापा एक उनको मानते थे, वो मानवीय रूप के अंदर जो भगवान आ जाते हैं, माता जी बोलते थे उनको। तो जब मैं छोटा था तो मैं भी मानता था, माता जी करता था। धीरे धीरे मेरी कॉलेज की हुई डिग्री, कॉलेज में गया, कॉलेज से फिर मैं नौकरी करने गया। नौकरी करने गया तो भाई वो बोले कि भाई अपना जो भी पर सैलरी आ रही है उसका इतना परसेंटेज तुमको यहाँ चढ़ाना है। वो करता रहा मैं। फिर मेरी शादी हुई, बच्चे हुए। फिर यार कुछ तकलीफें आई, तो मम्मी बोलती है भाई तकलीफें आ रही है तो तू कारण है। कुछ अच्छा हो रहा है तो माता जी कारण है, चल माता जी को भेंट कर। तो मेरे अंदर वो रिजनमेंट्स आने लगे। यार अच्छा हो रहा है तो उनके कारण हो रहा है, बुरा हो रहा है तो मेरे कारण हो रहा है, ये क्या तरीका है। मैं नहीं मानता। फिर मैंने धीरे धीरे आवाज उठाने लगी। जैसे ही मैंने आवाज उठाई, यार मेरे को ऐसा कर दिया कि मैं हूं ही नहीं कुछ घर के लिए। तो उनमें ज्यादा अंधविश्वास था या वो ज्यादा ही बिलीवर थे, मुझे नहीं पता वो क्या थे। लेकिन मैं जो था ना, धीरे धीरे एग्नोस्टिक की, फॉर्मर बिलीवर की कैटेगरी में आ रहा था। और वो फॉर्मर बिलीवर की कैटेगरी से एग्नोस्टिक तक आने की जर्नी जो थी ना मेरी 10-15 साल की, वो मेरा वही जो ड्रंक लॉग जैसे जैसे बढ़ रही थी ना, मैं एग्नोस्टिक की तरफ बढ़ता गया था। अब एग्नोस्टिक से मुझे आपने बोला कि थ्री पर्टिनेंट आइडिया में वो ईश्वरी कर सकते हैं, भैया देख ले तू वो भी। तेरे को मानना है तो उन्हीं को मानना पड़ेगा, फिर से बिलीव करना पड़ेगा। तो एग्नोस्टिक से बिलीवर की वापस से आने की जो जर्नी थी ना मेरी, वो स्टेप 1 और स्टेप 2, उन दोनों से शुरुआत हुई थी। एक्चुअली दोनों से शुरुआत इसलिए कह रहा हूँ कि 100% जैसे स्टेप 1 मेरा होता है, मैं तुरंत स्टेप 2 में आ जाता हूँ। केम टू बिलीव। केम कब होता है? केम मतलब मैं आया। आया क्या करने आया? मैं ढूंढने आया, ढूंढता हुआ आ रहा हूँ मैं। भाई मुझे बचा लो, कौन है, कहाँ है प्रभु। जो ये अभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आखिरी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, जिससे मैं पहले ही सॉल्व करने लगी, कैसे ढूंढूं मैं इस ईश्वर को, कैसे संपर्क बनाऊं मैं। लेकिन इससे पहले में जब मुझे पता लगा कि भाई आज के दिन 2 महीने की सोब्राइटी में सोमेश एग्नोस्टिक बन चुका था, जो पहले फॉर्मर बिलीवर था। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। फॉर्मर बिलीवर एक जंक्शन है, जो बिलीवर से एग्नोस्टिक में जाता है और एग्नोस्टिक से फिर बिलीवर में आता है। ठीक है। तो उस समय क्या हो गया ना, मैं एग्नोस्टिक था। अभी दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं विलिंग हूँ, क्या मैं वास्तव में इच्छुक हूँ ईश्वर को मानने के लिए। तो यार ये मानने वाली जो बात थी ना, जो मैंने आपको बताई थी बचपन में, जो मेरा कॉलेज लाइफ में वो माता जी का प्रभाव आया था, उस समय दूर हो गया था। और फिर बाद में मैं बॉम्बे जाता था, बॉम्बे में वाइफ, वो गणपति का बहुत बड़ा मंदिर है यार। और बाकी जहां भी हम जाते थे, कहीं टूरिज्म वगैरह में भी, मंदिर मंदिर नहीं जाता था मैं। बोला तुम जाओ, मेरे को नहीं जाना। उससे दो चीजें थी। वो जो मेरे रिजनमेंट्स थे, या फिर मैं रेशनलाइज अपने माइंड सेट लेके चल रहा था, अपने बुद्धि से तर्क लगा रहा था कि वो उन्होंने ऐसा कर दिया, देखता हूँ ज्यादा से ज्यादा ईश्वर क्या बिगाड़ लेगा मेरा। अरे देख लूंगा मैं, ये वो चैलेंज करता था मैं। और दूसरी तरफ मुझे मौका मिल जाता था कि ये लोग जाएंगे इधर, मैं जाऊंगा ठेके पे, पीने का बहाना मिल जाता था। जो सोमेश कॉलेज लाइफ में शिवरात्रि पे सुबह से लेकर रात तक बिना पानी के, अन्न जल के, ईश्वर 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 भगवान भगवान करता रहा। और वही आखिरी के सालों में, वो शिवरात्रि हो चाहे कोई भी त्योहार हो,
दारू में ही रहता था यार, मुंह से स्मेल आती थी। ऐसा कैसा चेंज हो गया मेरे अंदर, ऐसा कैसा बदलाव आ गया, मैं भगवान से इतना दूर हो गया, मेरे को पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन उसके पीछे वो एक कारण था। और मुझे ये लगता था भगवान यार देखो ना यार, तुम है तो, अब वो एक मेन कारण मिल गया माता जी का मेरे को, तो बाकी रीजन भी मिल गए। यार दुनिया में इतनी दंगे फसाद हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या कर रहा है ईश्वर। मेरे साथ हो गया, मेरे पड़ोसी के साथ हो गया यार, वो तो सज्जन आदमी था, उसको उठा लिया, उसका एक्सीडेंट हो गया, इसका ये हो गया। तो कैसे मानूं यार। और दूसरी बात यार, यदि मैं एथिस्ट होता ना, मतलब नास्तिक, मुझे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, विलिंगनेस की। विलिंगनेस की जरूरत थी। पहले मैं नहीं मानता था, अभी मैं ठोकर खा के स्टेप वन करके जब मैं वापस आया उठने के बल बैठ के, तब मुझे सिर्फ एक चुकता की जरूरत थी, क्योंकि मेरे दिमाग में उसके प्रति कुछ भी नहीं था, रिजेंटमेंट वगैरह। इसलिए एक आस्तिक को बिलीवर बनने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, जो मैं सोचता हूँ। आस्तिक मतलब, सॉरी, नास्तिक को। लेकिन एक एग्नोस्टिक को, मेरे जैसे अज्ञेयवादी को तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि मेरे अंदर विलिंगनेस तो थी, लेकिन उसमें आड़े क्या आ रही थी, उसमें आड़े आ रही थी मेरे दिमाग की सोच, मेरा अहम भावना। अरे यार तू 10-15 साल से दूर था, अभी तू बोलता है वापस मान। सुमेश तू क्या है, तू कुछ है कि नहीं है। मेरा स्वाभिमान आड़े आ रहा था। तो एक एग्नोस्टिक को वापस बिलीवर में कन्वर्ट करने के लिए तकलीफ होती है यार। उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा कोशिश करनी थी। अब तीसरा क्वेश्चन एक आया मेरा, कहाँ मिलेगी ये हायर पावर, कहाँ ढूंढूं मैं उसे। तो उसके लिए मैं ढूंढने निकला था, लेकिन मेरा दिमाग क्लोज था, ओपन माइंड नहीं था। क्लोज क्यों था, क्योंकि मेरे अंदर वो अहम भावना थी पहले की, और मैं दुनिया के बताए रास्ते पे फिर बाहर ढूंढ रहा था। जैसे मृग अपनी कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता है और उसको पता ही नहीं उसके पास ही वो कस्तूरी है, वैसे मैं भी पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था। मैं जयपुर रहता था, तो वहां से बस पास में बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, गढ़ गणेश जी और एक खाटू श्याम जी और सालासर, जो भी है, मतलब नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पे जाता था मैं। ये मेरा हायर पावर बनाऊं क्या, नहीं ये हायर पावर बनाऊं क्या। मैं मीटिंगों में जाता था, फिर अपने ए की फिजिकल, वहां मुझे सब में हायर पावर दिखती थी, क्योंकि मैं उस समय हायर पावर ही ढूंढ रहा था। मुझे लगा ये मिसिंग लिंक है, इसको जल्दी से पकड़ लेता हूँ यार, फटाफट मान लेता हूँ, यही मिल जाएगी मेरे को। और मैं फिर हर मेंबर में हायर पावर देखने लग गया। मैं 15 दिन से आ रहा था, कोई नया मेंबर जुड़ता था, मुझे लगता था उसमें भी हायर पावर है। सब मुझे ईश्वर के बंदे दिखते थे, सब भगवान मेरे को लगते थे कि यार ये सब भगवान मेरे हैं, सब वो हैं। मैं एकदम संतोष जैसी बात करने लग गया था, मेरे अंदर हायर पावर आ गई। हायर पावर है, अब ऐसी मतलब फेकिंग मेकिंग वाली बात, कुछ नहीं फायदा हुआ उसका। क्योंकि यार वो जो चीजें थी ना, जो मेरे अंदर क्लोज माइंड करके रखा था, मैं उस चीज को नहीं देख पा रहा था, जो मुझे बाद में दिखा। तो मैं यार मंदिर जा रहा था, फिर भी आरआईडी में फंसा हुआ था। अभी भाई बता रहे थे कुछ अपना मंत्र का, तो मैंने भी लिए थे, आत्म शांति नहीं मिल रही थी मुझे। और मैं भी मेंबरों को भी हायर पावर मान लिया था, लेकिन उन्हीं मेंबरों से डिस्प्यूट हो गया यार। जो मैंने बताया शुरू के 1 महीने 2 महीने में मेरी स्टेप वर्क चालू हो गए थे इनिशियल स्पॉन्सर के साथ, चौथे पांचवें महीने से उन्हीं से डिस्प्यूट हो गया। और ऐसा डिस्प्यूट हो गया तो मैं तो बिखर गया, टूट गया। यार इसको मैंने फोर्थ फिफ्थ स्टेप किया इसके साथ, और इसके साथ ही डिस्प्यूट हो गया। तो मैं तो ऐसा हो गया, मेरा पूरा विश्वास ही टूट गया, वो बंदे से नहीं, पूरी ए से ही टूट गया। क्योंकि मैं शराबी हूँ, मैं तो या आर या पार वाली स्थिति में रहता हूँ, या इधर या उधर, वो ठहराव तो आता ही नहीं मेरे में। लेकिन मैं फिर भी पकड़ के रखा, क्योंकि एक बार ठोकर खा चुका था मैं, फेलोशिप से दूर जाने का, सर्किल से बाहर निकलने का भुगतान दे चुका था मैं। तो फिर मैं वापस जुड़ा रहा। उस समय मैं कच्छ में था, यही रात को 9 बजे वाली मीटिंग में मैंने शेयर किया था कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे ऐसा ऐसा हो गया है, स्पॉन्सर ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, खूब चिल्लाया था मैं। लेकिन यार मन हल्का हो गया था। फिर मैं फिर भी नहीं पकड़ पा रहा था उस चीज को। फिर नया स्पॉन्सर ढूंढा, 1 2 3 4 5वें स्पॉन्सर मिले मुझे 15वें महीने में। 15वें महीने में जब वो मिले, तब तक मैं ऐसी स्थिति में आ गया था कि मुझे शराब पीने के विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन मरने के विचार जरूर आ रहे थे। मर जा यार तू, ये बिल्डिंग से नीचे कूद जा यार, कुछ नहीं रखा है लाइफ में, सब डिस्टरबेंस, सब डिस्टर्ब लग रहा था मुझे। वो ड्राई ड्रंक की स्थिति में था मैं, आरआईडी के साथ जी रहा था मैं। घर में माहौल खराब था, ऑफिस में डरों का माहौल था, मीटिंग्स में भी जाता था झगड़े होते थे मेरे। क्योंकि मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता था कि कुछ बोल दे, कोई कुछ कर दे, और मुझे ये बताया गया तुम ये कैसे बता रहे हो। अरे भाई मान ले उसकी बात,
कोई बात नहीं। तो मुझे जब स्पॉन्सर मिले 5th नंबर के, जिनके साथ मैंने कदम करने स्टार्ट किए, उससे पहले उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई, सोमेश, तुम यार अभी तुम्हारी लाइफ में कोई मान लो तुमने स्टेप्स नहीं किए ढंग से। बोला हाँ नहीं किए। तुमने बिग बुक पूरी पढ़ी? बोला नहीं। लिटरेचर भी नहीं पढ़ा? नहीं। तुमने स्टेप्स भी नहीं किए ढंग से, लिटरेचर भी नहीं पढ़ा, तुम्हारे स्पॉन्सर भी नहीं थे 15 महीने तक, फिर भी तुम शराब से दूर कैसे हो? तो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्राइक किया मेरे को। हाँ यार, मैं शराब से दूर कैसे हूँ, मुझे नहीं पता। जब उन्होंने ये पूछा, तब मेरा माइंड एकदम से 360 डिग्री घूम गया। कोई तो है। उन्होंने बोला कोई तो है। मैं बोला हाँ कोई तो है। ये बात तो सही कह रहे हो आप। और जब तू शराब से दूर है, तू सोबर है, तो फिर तेरा क्या बिगड़ा? नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। तो जो पहले दिन था वही आज के दिन है। बीच में तेरी जो भी जॉब है, घर के खर्चे हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, कुछ तो भी है, वो चल रही है ना? हाँ चल रही है। कौन चला रहा है? तो ड्राइवर सीट से एकदम से उतर गया मैं। और मुझे लगा यार ये इस पे कोई और बैठा है पहले से ही, उसकी जगह मैं घेरना चाह रहा था, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रहा था। मेरी गाड़ी राइट डायरेक्शन में चल रही थी, मैं रॉन्ग वे में चला रहा हूँ, इसलिए मेरे को बार बार हॉर्न मारना पड़ रहा है, बार बार ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, गियर चेंज करने पड़ रहे हैं। मैं बहुत डिस्टर्बेंस में रह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं गलत दिशा में जा रहा था, गॉड्स विल में नहीं जा रहा था। मेरी सेल्फ विल अलाइन नहीं हो पा रही थी उससे। जैसे उन्होंने ये बातें बताई मुझे, तो हमारे 12/12 में जो स्टेप 2 में कहा गया है, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, बहुत सुंदर है वो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। ए को अपनी हायर पावर तूने बना ली और तुझे पता भी नहीं। सोमेश ने ए को अपनी हायर पावर बना रखी थी। क्यों? क्योंकि मैं मीटिंगों से जुड़ता था। दोपहर वाली ले लो, सुबह वाली ले लो, रात वाली ले लो। हाँ, जहाँ पे मैं जाता था वहां पे मैं फिजिकल मीटिंग जरूर करता था, कोशिश करता था, नहीं तो मेंबरों से मिलता था, लोनर मेंबर से मिलता था। जहां पहले सोमेश वाइन शॉप नियर मी ढूंढता था, आज ए मेंबरशिप, ए फेलोशिप, ए मीटिंग नियर मी ढूंढता है। ये जो विलिंगनेस थी ना, इसने मुझे बचा के रखा था। और ये विलिंगनेस कहाँ से आई थी? मतलब तो वो है, क्वेश्चन के पीछे एक और क्वेश्चन है, वो ईश्वर ने दी थी। तो पहली बार मुझे एक स्ट्राइक हुआ, समथिंग इज विद मी सिंस फर्स्ट डे, सिंस 7 मई 2023। कोई तो है, मैं खामा का डिस्टर्ब हो रहा हूँ यार। वो दिन था। उसके बाद जब मैं निकला उस क्वेश्चन से, कहाँ मिलेंगे हायर पावर, जब मैंने ए को माना, ए से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। और देखो मजेदार, मैं पहले ही मान चुका था लेकिन मुझे पता नहीं था, जो मैंने अभी बताया आपको। फिर मेरा दूसरा एक और क्वेश्चन आ गया, चौथा नंबर। अब उसको कैसे कैसे ढूंढूं कि हायर पावर यही है ना? कहाँ मिलेंगे तो पता लग गया। अब ढूंढूं कैसे उसको मैं? क्या नाम दूं मैं? कैसे देखूं मैं? दिखते तो है नहीं वो। तो यार उसके लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि जैसे कि अपनी बिग बुक में कहा गया है, मटेरियल मटेरियल रियलिज्म मतलब भौतिक जगत, जो पास्ट इतिहास है हम मानव जाति का। इन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक करंट के एग्जांपल बताया। मैं बोला हाँ यार, इलेक्ट्रिक करंट दिखता नहीं है, लेकिन पूरे घर के अप्लायंसेस मेरी सारे, ये फैन, लाइट, टीवी, गीजर सब कुछ चलाता है, लेकिन करंट नहीं दिखता। स्विच का खटका दबाता हूँ, आवाज आती है, पंखा चलता है, हवा आती है, लेकिन करंट नहीं दिखता। उसी तरह मुझे बताया गया कि ये काम करती है। फिर मुझे गर्डर का एग्जाम्पल दिया गया। भाई गर्डर में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बांध के रखते हैं उसको। बोला हाँ यार, ये तो मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था। SDFG ऑर्बिट होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वही पकड़ के रखते हैं। जितने पास होते हैं उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। फिर लिक्विड होता है, फिर गैस होती है। हाँ यार, ये क्या है, छोटे छोटे कण कहाँ से आते हैं और वो इसी ऑर्बिट में क्यों घूमते हैं, कौन घुमा रहा है? तो थोड़ा और झटका लगा। उसके बाद मुझे देखा कि भाई एक स्पिरिचुअल लेंस चाहिए उस चीज को देखने के लिए। मैं गलत निगाहों से देख रहा था। मैं भौतिकता की निगाहों से देख रहा था। भौतिकता की निगाहों में तो यार अच्छे अच्छे महारथी सारथी सब फेल हो गए थे। जब वो उनको एक वो क्या नाम है, गैलीलियो ने जो एग्जाम्पल दिया था। और फिर आपका गैलीलियो बोल रहा था ना कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर काटती है। पब्लिक ने बड़ा उसको वो बोला था, अरे यार इसको मार देंगे, इसको मारने तक पहुंच गए थे। फिर बाद में देखा तो हाँ यार सही कह रहा है वो। तो ये चीजें जो थी ना यार, ये भौतिक जगत की बातें हैं जो मुझे दिख रही थी, जो मेरी पुरानी धारणाओं को चेंज कर रही थी। ये पुरानी धारणाएं, पूर्वाग्रह, जो मेरे प्रिजुडाइज एक्शंस थे ना, वो बदलने थे। और वो एग्नोस्टिक में बहुत होते हैं, जैसे मैंने बताया था। एथिस्ट में
सिर्फ एक विलिंग की कमी होती है। नास्तिक को अपनी विलिंग, इच्छुकता लानी होती है, वो बिलीवर बन जाता है और वो कदमों पे दूसरे कदम तक पहुंच जाता है, बिलीव करता है, केम टू बिलीव हो जाता है। लेकिन एग्नोस्टिक को अपनी पूर्व धारणाएं, पूर्वाग्रह जो होते हैं उसके, प्रेजुडाइज जो उसके पुराने विचार होते हैं, जिससे कि वो बिलीवर से एक फॉर्मल बिलीवर के रूप में, एग्नोस्टिक के रूप में आ गया था, वहां से वापस टर्न करके जाना वो बहुत तकलीफ आती है। और उसके लिए मुझे आप लोगों ने ये मटेरियल रियलिज्म के एग्जांपल दिए, इलेक्ट्रिक करंट के, गर्डर के, तब मेरा माइंड खुला। और वो भौतिक जगत की चीजों को देख के जब मेरा माइंड खुला, वो कोलंबस और गैलीलियो के एग्जांपल और वाइट ब्रदर के एग्जांपल दिए आपने, प्रोफेसर लैंगले के एग्जांपल दिए आपने, कि देखो सब लोग हंस रहे थे एरोप्लेन बनाएंगे यार ये, और वो गिर भी गए, नहीं बना पाए, बाद में वापस हंसते रहे लोग उस पे, किसी को सजाए मौत देने की बात कर दी, कोलंबस को भी हंस रहे थे सब। लेकिन जब देखा धरती गोल है, धरती सन के चारों तरफ घूम रही है, और आज हम चांद पे जाने की बात करते हैं तो एकदम से ओपन माइंड के साथ बोलते हैं हाँ यार ये सही कह रहा है, चांद क्या, हम तो कहीं भी पहुंच जाएंगे, गैलेक्सी क्रॉस कर लेंगे, ब्लैक होल में देख लेंगे, ऐसी ऐसी बातें कोई बोलता है ना, तब हम विश्वास कर लेते हैं आज। मार्स पे घर बना लेंगे, हाँ बना लेंगे, प्लॉट काटो मेरा। यार ये बातें कैसे आई मेरे अंदर, ये भौतिक जगत की बातें बताई मेरे को। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत जो मेरा स्पिरिचुअल रियल में है, उसमें मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे हर चीज भौतिक रूप से ही समझाई जाती थी। मैं समझ ली, धीरे धीरे समझी, समझना शुरू कर दिया, दिमाग खुलना शुरू हो गया। तो कैसे ढूंढूं अपनी हायर पावर को, उसके लिए जो मुझे ओपन माइंड से था वो ओपन माइंड मिल गया। अब मुझे पता लगा कि एक आभारी हृदय, आभारी हृदय, और उस हृदय को सफाई करनी पड़ेगी। मेरे जो पुराने जितने भी चारित्रिक दोष थे मेरे अंदर, उसको हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए मुझे अपना जीवन और अपना जो इच्छा है उसको टर्न करना पड़ेगा ईश्वर की तरफ, कि प्रभु तू आ और मुझे इस चीज से दूर रख। वो ओपन माइंड होने के बाद ही तो हुआ। और ये ओपन माइंड मेरा कब आया? जैसे ओपन माइंड आ गया, कब आया वो तो बता दिया मैंने, मेटेरियलिस्टिक चीजों को देख के फिर स्पिरिचुअल में आ गया मैं। तो जैसे ही मैं उस चीज में आया, वैसे ही मैंने उस पर बिलीव करना शुरू कर दिया। और जैसे बिलीव करना शुरू कर दिया, मैं दूसरा कदम करने के लिए तैयार हो गया। और दूसरा कदम होते ही मेरे जीवन में ज्यादा कुछ डिस्टरबेंस नहीं आई। फिर मुझे सीधा एक ही चीज चाहिए थी, एक डिसीजन लेना था। वो केम टू बिलीव से एक डिसीजन लेना था कि भैया आप देख लो और मेरी रिस्टोर कर दो सैनिटी। वो सैनिटी जिसे मैं भूल चुका था, मैं इंसान हो गया था, मुझे नहीं पता था कि सैनिटी क्या होती है। तो यार ये छोटे छोटे चीजों से मुझे पता लगा कि ये जो बंदे बोल रहे हैं वी एग्नोस्टिक, जो वी हैं वो 100 लोग, ऑलमोस्ट 100, उन्होंने जो बातें बताई हैं वो यार वो सोमेश के जीवन में भी घटित हुई हैं, बचपन से लेके आज तक। और मैं कैसे कैसे पड़ावों से निकलता हुआ ईश्वर से कांटेक्ट रहा, फिर दूर रहा, फिर और दूर हो गया, फिर मानना ही छोड़ दिया। फिर बाद में मैं अभी बोल रहे हैं कि वापस मानो, उसमें भी तकलीफें आई मेरी। उसमें मेरा स्टेप वन ने बहुत साथ दिया। स्टेप वन ने मुझे पकड़ के रखा, सोमेश नहीं यही रास्ता है, ये एक रास्ता है बचाने के लिए, तेरे को करना ही पड़ेगा। फिर मैं उन क्वेश्चंस पे आया कि कहाँ मिलेंगे, कैसे ढूंढूं, क्या मैं विलिंग हूँ। इन तीनों का जवाब जब धीरे धीरे मिलने लगा, तब धीरे धीरे, एक दिन में नहीं हुआ ये सब, धीरे धीरे सोमेश को 15वें महीने के बाद से एक 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 हल्की सी आशा की किरण जागी कि हाँ यार इनका अच्छा हुआ है, मेरा भी अच्छा होगा। तो दोस्तों इसके बाद जब मैं अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाई और मैं जब आप लोगों से मिलने आया, और यहाँ पे आते आते जब मैंने देखा कि मेरा जीवन जो है एकदम नरक के द्वार से निकल के जो आया सोमेश, उसको फिर मैंने जीवन को देखा कि यार यहाँ पे जो स्पिरिचुअल रियलिज्म है, जो इसको मैं एडमिट नहीं कर रहा था, क्लोज माइंड था मेरा, उसके बीच में एक चीज और आ रही थी आड़े, कि मेरे अंदर जो दुख थे यार, दर्द थे। अब ये तो है नहीं कि क्लीन हाउस अभी हो जाएगा, वो तो एक क्रम होता है ना भाई। तीसरा करूंगा, फिर चौथा आएगा, चौथा करूंगा, फिर पांचवा आएगा, फिर छठा सातवां आएगा, फिर आठवां नौवां आएगा, और 10वें 11वें में उसको डेली करना है। बोलना कितना आसान है, करूंगा कब? तो उसके लिए मुझे एक चीज और विश्वास करनी थी। और वो विश्वास कहाँ से आया? जब मैंने पेज नंबर 52 जो हमारे एग्नोस्टिक में लिखा हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, मेरे पर्सनल रिलेशन बिगड़ गए थे, हाँ। मेरी भावनाओं को नियंत्रण कर पा रहा था? नहीं। क्या मैं दुखी था, निराश था? हाँ। मेरे को जीना आ रहा था? नहीं आ रहा था। मैं बेकार जैसी फीलिंग कर रहा था? हाँ बिल्कुल। क्या मैं डरों से भरपूर था? हाँ बिल्कुल डरों से भरपूर था मैं। अब इसके एग्जाम्पल मैं
दूं आपको तो मैं शराबियत के दौर में तो था ही था। बिना शराब के दौर के जो 15 महीने निकले थे ना मेरे, उसमें भी मेरे ये सारे क्वेश्चन लागू हो रहे थे। मेरे घर पे खूब तकलीफें हो रही थी, वाइफ से झगड़े होते थे, बच्चों को मैं चिल्लाता था, मीटिंगों में मैं बात नहीं करता था, ढंग से बात नहीं करता था। डरों की बात करूं तो मैं रोज ऑफिस डर डर के जाता था। अरे यार जयपुर वाली छूट गई नौकरी, अरे यार गुड़गांव वाली नौकरी छूट गई, अरे यार अभी अहमदाबाद आया, अब ये छूट जाएगी, अब सोमेश कहाँ जाएगा, कौन से भारत के कौन से कोने में जाएगा उसको पता नहीं। मैं डरों में रहता था। और आज वही सोमेश एक झारखंड बिहार के बॉर्डर पे एक जंगल नुमा सिटी है, छोटी सी गांव है, वहां पे एक रूम लेके रह रहा है। और उसको डर नहीं लग रहा क्योंकि वो फेथ में आ गया। तो ईयर से फेथ की जर्नी तय करी, लेकिन उसके बीच में पड़ा हुआ था बिलीफ, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज। तो बिलीफ जो सेंटर पॉइंट है डर से फेथ के बीच में, बहुत जरूरी है। जब तो बिलीफ नहीं आएगा ना, पहले मेरा बिलीफ था भगवान है ही नहीं, देख लूंगा मैं, उस बिलीफ को तोड़ना, पुराने धारणाओं को तोड़ना, वो सबसे मुश्किल था मेरे जैसे एग्नोस्टिक के लिए। सातवां क्वेश्चन है, क्या मैं नाखुश था? हाँ मैं नाखुश था यार, हमेशा दुखी रहता था मैं। मुझे अच्छा लगता था दुखी रहना, मेरी हॉबी बन गई थी दुखी रहना। और क्या मैं दूसरों की मदद कर पा रहा हूँ? मुझे लगता था सोमेश इज हैप्पी टू हेल्प, ये मेरा डायलॉग था। हैप्पी टू हेल्प, मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना। लेकिन वो शराब गुड़ गोबर कर देती थी यार, चारे चीज दोष हावी हो जाते थे। और वो उसमें आग में घी डालने का नहीं, पेट्रोल डालने का काम करती थी। 10 गुना टाइम्स मेरे चारित्रिक दोष बढ़ जाते थे, और वो हैप्पी जो है वो अनहैप्पी हो जाते थे लोग मुझसे। तो ये 8 सवाल जो मुझे, इसका आंसर कहाँ मिला दोस्तों? आप लोगों की लिंक के माध्यम से। इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे, जब मैं ए मीटिंग्स में गया और आप मेंबर्स की शेयरिंग सुनी, तब मुझे पता लगा कि आप लोगों ने इन्हीं प्रश्नों के सवाल तो आपके पास है, जवाब आपके पास है। तो जब मुझे एक और आशा की किरण जागी, अरे हाँ यार, वो ईश्वर को मानना, थ्री पर्टिनेंट आइडिया, वो जो लिंक था, मिसिंग लिंक, वो तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो मेरी अव्यवस्थितता हो गई थी जीवन में, पहले स्टेप का जो दूसरा भाग था, उसको समझाने के लिए मुझे इन प्रश्नों के आंसर आपने दिए। तो मुझे आशा की किरण जागी, हाँ यार। तो मेरा पहला कदम का पहला भाग, शारीरिक मानसिक खिंचाव और शारीरिक एलर्जी के सामने मैं पावरलेस हूँ, वो मुझे पहले कदम ने सिखा दिया था, उसको लेके मैं अभी तक चल रहा था। लेकिन जो दूसरा भाग था, मेरी जिंदगी अस्वस्थ हो गई थी, जिसके 8 प्रश्न यहाँ पे थे, सब में टिक लगे हुए हैं, हाँ हाँ हाँ, सारे के एग्जाम्पल है मेरे पास। एक से लेके 10 एग्जाम्पल मिल जाएंगे हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन के, उसके जवाब आपके पास थे। अब ये कहाँ तक, यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो आपने बताया कि भाई वो जो स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स है, वो जो ब्रह्मांड की जिसे आत्मा बोलते हैं, जिस क्रिएटिव इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, सृजनात्मक शक्ति, तो ये है, दुनिया में है, यूनिवर्स में घूम रही है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, जब तक मैं स्विच चालू नहीं करता हूँ, वो करंट का लूप नहीं बनता है। वो करंट का लूप बन जाएगा स्विच चालू करते ही, तो पंखा चालू हो जाता है। सेम इस ब्रह्मांड में वो ईश्वरीय शक्ति है। वो एक लूप बनने के लिए मेरे को प्रार्थना करनी पड़ती है बस। जैसे मैं भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूँ, मैं उस लूप में आ जाता हूँ, ईश्वरीय शक्ति के लूप में आ जाता हूँ। और वो मैंने आपकी शेयरिंग्स में सुनी, उससे उससे मुझे स्ट्रेंथ मिली, और मुझे एक शक्ति मिली कि हाँ यार ये है। मुझे भरोसा हुआ कि आप भरोसा करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। तब मुझे ईश्वर की शक्ति पर संदेह करना बंद कर दिया मैंने। और धीरे धीरे हुआ ये, है ना, बिलीफ से फेथ की जर्नी शुरू कब हुई? जब मैं उस पर एक्शन करने लगा, मैं खुद कदमों पे काम करने लगा। तो आज सुमेश यहाँ अकेला बैठा है, लेकिन फेथ के साथ बैठा है, आराम से एंजॉय कर रहा है अपने एक्शंस को। लेकिन मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब मैं एग्नोस्टिक था, और मैं बिलीवर बनने की कोशिश में, आज मैं बिलीवर हूँ। लेकिन वो जो समय था मेरा, दूसरा महीना, चौथा महीना, 8वां महीना, 10वां महीना, 15वां महीना, लंबी जर्नी है यार। और उसमें तीन तीन जगह स्टेट चेंज करना, तीन तीन जगह घर बदलना, स्कूल बदलना बच्चों के, अपनी नौकरी बदलना, अलग अलग गुजरात में गुजराती बोलना, हरियाणा में रहना, महाराष्ट्र में रहना, अभी मैं बिहार में हूँ। बहुत तकलीफ का काम था यार, नहीं हो पा रहा था, लेकिन करा मैंने। सबके साथ रहते हुए भी, सारी समस्याओं के साथ रहते हुए भी, क्योंकि एक बिलीफ आ गया था मेरे अंदर, वो बीज आ गया था। जैसे डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग का बीज पड़ गया था, कॉकरोच पड़ गया था, वैसे ही अभी एक एक आशा की किरण जागी थी कि हाँ यहाँ पे है। तो धीरे धीरे टाइम लगता है किसी भी बीज को पौधा बन के, पेड़ बन के फल निकलने में। तो वैसे ही मुझे समय लगा। और जब स्टेप 2 की बात कर रहे हैं हम, तो दोस्तों स्टेप 2 एक रेलाइंग पॉइंट बोलते हैं, रेलिंग पॉइंट। मतलब एक ऐसा मंच है
जहाँ पे सोमेश और अभी जुड़े हुए 16 मेंबर्स, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। हम दूसरे कदम पे आते ही हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। और उस प्लेटफॉर्म पे आते ही क्योंकि ये कोई जात पात या फिर धर्म का या फिर किसी लैंग्वेज का या फिर किसी बाउंड्री का मोहताज नहीं है ये प्रोग्राम। समस्या एक है, हमारा समाधान भी एक है, और ये दूसरा कदम भी हमको एक जगह पे इकट्ठा करता है। और आज हम एक जगह पे हैं, यदि हमने दूसरा कदम किया है तो उसी जगह से हम सबकी शुरुआत होती है। किंडरगार्टन जो कल का डीआर था, वहीं पे बैठ जाते हैं हम आके, और एक अच्छे बच्चे के जैसे ईश्वर की विल की तरफ, गॉड्स विल की तरफ काम शुरू करना चालू कर देते हैं। और इसमें ये प्रॉमिस देता है कि एक नई शक्ति मिलेगी, न्यू पावर मिलेगी, एक शांति का एहसास होगा, पीस मिलेगा, जो भी भाई शेयरिंग में बोल रहे थे, एक हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, एक अंतर मन से आत्मा से खुशी आएगी, वो सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगी मुझे, एक आध्यात्मिक दिशा का बोध होगा। वो कैसे आएगा? और मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी सैनिटी रिस्टोर हो रही है, मैं उस पर कार्य करने के लिए अब मैं रेडी हूँ। सैनिटी रिस्टोर करने के लिए मैं रेडी हूँ। दोस्तों, बिलीफ की जो जर्नी है, फेथ तक की जो जर्नी शुरू हुई है, उसमें विश्वास का जन्म हमेशा हृदय से ही होता है। और मेरा हृदय क्लीन होना चाहिए, क्लीन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये देखो, एक हृदय है, एक बुद्धि है। बुद्धि तो मैंने लगा के देख ली, कि मेरी बुद्धि से तर्क लगा के मैं एग्नोस्टिक की तरफ बढ़ा था, मैं ड्रंक लॉग में बुरी तरह रॉक बॉटम हिट करने की तरफ बढ़ा था। वो मैं अपनी सेल्फ विल से ही तो लगा था। मेरी बुद्धि ने मेरे जीवन में अविश्वास ही हासिल किया था। फेथ का जो अपोजिट है, हमेशा मैं उसी तरफ बढ़ रहा था, हर डायरेक्शन में। तो मेरी बुद्धि लगाना मैंने बंद कर दिया। बुद्धिमान होना तो ठीक है बाकी कामों में, लेकिन इस काम मतलब एक तो शराब के काम में और एक ईश्वरीय शक्ति पाने के काम में बुद्धिमान होने से ज्यादा हृदयवान होना उससे भी बड़ी बात है। दोस्तों, आज मेरे जीवन में एक 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 आंतरिक सुख है, एक आत्म शांति है, और वो बुद्धि के कारण नहीं है, लेकिन एक हृदय, क्लीन हाउस हृदय के कारण है। तो ये क्लीन हाउस हृदय आगे करते हैं हम आगे वाले स्टेप्स में। लेकिन मुझे एक भरोसा जागा है कि मैं एग्नोस्टिक से एक बिलीवर की श्रेणी में आ रहा हूँ, और उसके लिए मुझे हायर पावर जो है वो मेरे साथ ही है, मेरे अंदर ही है। आज मैं एक शांति का अनुभव महसूस करता हूँ, और उसके लिए यदि मैं ईश्वर से दूर जाता हूँ, पीस में नहीं रहता हूँ, तो जब वो डिस्टर्बेंस आता है, वो स्पिरिचुअल एक्सियम बोलते हैं, वो एक आध्यात्मिक सिद्धांत है कि सोमेश यदि डिस्टर्ब है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सोमेश ही है। मुझे उसको आत्मनिरीक्षण से सफाई करनी पड़ती है, और अपने ध्यान और प्रार्थना के द्वारा उस ईश्वर से कॉन्शियस कांटेक्ट बनाना पड़ता है, जिसमें बोलते हैं कि 11th स्टेप प्रेयर में बोलते हैं, दाई विल, लॉर्ड मेक मी चैनल ऑफ दाई विल। ये दाई विल क्या है? ये दाई विल वो है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जो एक पृथ्वी को बिना किसी सहारे के 24 घंटे में रोटेशन दे रही है एक ही धुरी पे, जो पूरे अलग अलग गैलेक्सियां जो चला रही है। उसका उसका मैं कहाँ से कनेक्ट हुआ? एक अमेरिका का जो एस्ट्रोनॉट था, वो जब चांद पे जाके भारत को वो पृथ्वी को देख रहा था, तो वो एक अंगूठे के नाखून से ही, वो अंगूठा हटा रहा था नाखून, तो वो पृथ्वी दिख रही थी, अंगूठा लगा रहा था तो पृथ्वी दिख रही थी। तो तो मुझे एहसास हुआ यार, वो एक अंगूठे से अपनी बता रहा है कि मैं पृथ्वी को देख सकता हूँ। तो मैं हूँ कौन? मैं तो एक कण हूँ धरती पे। मैं अपने आप को पता नहीं क्या मान रहा था। मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो वो मेरे को एक एहसास आया कि ये कौन चला रहा है, ये कौन खेल रहा है, ये कौन एक्शन कर रहा है? ये गॉड एक्शन है। गॉड एक्शन कहाँ है? जहाँ शांति है, पीस है, जहाँ डिस्टरबेंस है, वहाँ गॉड दूर हो जाता है मुझसे। तो मेरे को अपना डिस्टरबेंस ठीक करना पड़ता है। उसके लिए मुझे पहले मेरा पास्ट साफ करना पड़ता है, जिससे मुझे पता लगता है कि मेरे अंदर क्या क्या चारित्रिक दोष हैं आज के दिन, मुझे आगे किस किस पे काम करना है। उसको कराने के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए। अकेले का स्वभाव नहीं है मेरा, अकेले खुद करना होता तो मैं पहले ही कर लेता। वो ट्राई करी थी एबीसी, वो बी पार्ट में आके चला भी गया। तो आज मैं उस ईश्वरीय शक्ति को बहुत बहुत आभार देता हूँ, जो मेरे साथ निरंतर मेरे साथ है। मुझे बस उस आत्म शांति की तरफ जाना है, और अपने अंदर के डिस्टर्बेंस को क्लियर करना है। वो फिर बाद में ऑटोमेटिकली वो उस ट्रैक पे आ जाता हूँ, मैं सेल्फ विल से गॉड विल के ट्रैक पे आ जाता हूँ, और मैं आते ही उस शांति का एहसास करने लग जाता हूँ जो मुझे चाहिए। जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आरआईडी के बाद मैं वो ईस और एक शांति लेने के लिए मैं दारू पीता था ना, वही शांति मुझे बिना दारू के मिल रही है। और साथ में मेरे जो जिंदगी अनमैनेजेबल हो गई थी,
वो भी एकदम से रीस्टोर हो रही है, सैनिटी रीस्टोर हो रही है। ये सब फेलोशिप से, ए से मुझे ईश्वर ने जोड़ा है। और ये किताब भी मुझे वही बताती है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। थैंक यू दोस्तों, इतना ही शेयर करना था। ज्यादा समय लिया तो माफी। धन्यवाद।